Hello students, good morning and welcome back to our online class of history. In the last video we have seen the American War of Independence, in which we have seen the George Washington take initiative to revolt against the imperialistic Europeans, and the new nation was founded, that is the United States of America, in which the democratic principles was there and the written constitutions was also there. Now we are seeing the French Revolution. In 1789 AD, the people of France revolted against the uncontrolled and unjust monarchy and feudalism and established a republic. तो बेसिकली जो मिडल ईस्ट था, मिडिल पीरियड था, उसमें जो गवर्नमेंट थी वो मोनार्ची सिस्टम की थी, यानी कि जिसमें किंग के हाथ में पूरे पावर्स कंट्रोल में रहते। तो जब किसी के हाथ में बहुत ज़्यादा पावर आ जाती है तो कहीं ना कहीं वो लोग उसका मिसयूज करने लगते हैं। जैसे जैसे पीपल एजुकेट होने लगते हैं, मैच्योर होने लगते हैं, तो उनको अपने ऊपर जो होने वाला है कहीं ना कहीं अनजस्ट ट्रीटमेंट होता है वो समझ में आता है, और वो जब वो उसके अगेंस्ट रिवॉल्यूशन होता है तो वो उसके अगेंस्ट में आवाज़ उठाते हैं और रिवॉल्ट करते हैं। तो ऐसा ही रिवॉल्यूशन फ्रेंच में भी हुआ। फ्रेंच के लोगों ने भी रिवॉल्यूशन किया, किसके अगेंस्ट में? अनकंट्रोल एंड अनजस्ट मोनार्ची सिस्टम के अगेंस्ट में और फेडरलिज्म के अगेंस्ट में। फेडरलिज्म मीन्स एक ऐसा सिस्टम होता है इन विच लैंड ओनरशिप एंड ड्यूटीज़ होती है, यानी कि ज़मींदारी, ये वर्ड आपने सुना होगा कि जो पूरी ज़मीन होती है वो पूरी किंग की होती है, यानी कि जो हेड होता है, जो हेड रिप्रेजेंटेटिव होता है, उसी की पूरी ज़मीन होती है। और जो उनके लिए काम करते हैं, जैसे लड़ाइयों में अगर वो लड़ते हैं तो उनको एक नोबेल में या फिर उनको एक गिफ्ट के तौर में वो थोड़ा सा लैंड का हिस्सा उनको देते जाते हैं। और जो लैंड का हिस्सा देते भी है तो भी उसके ऊपर जो भी प्रोडक्शन होता है, जो भी इनकम होती है, उसका कुछ हिस्सा फिर से वो किंग को ही वापस करना पड़ता है। ऐसी जो सिस्टम है उसको फेडरलिज्म बोलता है, जिसमें लैंड ओनरशिप के बारे में जो पूरी होती है इकोनॉमी होती है। तो ऐसे फेडरलिज्म के बारे में और मोनार्ची सिस्टम के अगेंस्ट में फ्रेंच लोगों ने रिवोल्ट किया और रिपब्लिक एस्टैब्लिश किया। रिपब्लिक मीन्स जिसमें इलेक्शंस होते हैं, जिसमें जो पूरी पावर होती है, वो पूरी मेजॉरिटी होती है, वो पीपल्स के हाथ में होती है, ना कि कोई पर्टिकुलर एक किंग जिसका हेड होता है। ऐसे सिस्टम रिपब्लिक में नहीं होती है। रिपब्लिक में यानी कि पूरे लोगों के हाथ में ये कंट्रोल होती है, और इन्हीं लोगों के द्वारा जो कोई एक पर्सन, एक बंदा, एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होता है, उसको वो लोगों के थ्रू ही वो पावर दी जाती है। तो ऐसे सिस्टम को हम बोलेंगे रिपब्लिक सिस्टम। तो फ्रेंच के लोगों ने ये मोनार्ची के और फेडरलिज्म के अगेंस्ट में रिवॉल्ट करके रिपब्लिक स्टेट इस्टेब्लिश किया। The French Revolution gave to the world three values of liberty, equality and fraternity. तो ये जो रिवॉल्यूशन फ्रेंच में हुआ, जिसमें उन्होंने रिपब्लिक इस्टेब्लिश किया, उससे लोगों को या पूरे वर्ल्ड को कौन सी वैल्यूज़ मिली? लिबर्टी, यानी कि फीलिंग ऑफ फ्रीडम, जिसमें हम फ्री होते हैं, हम एक फ्रीडम एंजॉय करते हैं, लिबरल होते हैं, वो लिबर्टी होती है। इक्वालिटी मीन्स एक हमारा जो स्टेटस होता है, स्टेटस में हमारी इक्वालिटी होती है, हमारे राइट्स में इक्वालिटी होती है, हमको जो अपॉर्चुनिटी मिलने वाली होती है उसमें इक्वालिटी होती है, जिसमें कास्टिज्म नहीं होता, ऐसी इक्वालिटी जो सिविलाइज्ड हो, ऐसी इक्वालिटी। और फ्रैटर्निटी में यानी कि जैसे आपने भाईचारा ये वर्ड सुना होगा, तो एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है, उसमें एक आपस में फ्रेंडशिप होती है, ब्रदरहुड होता है, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होता है, सपोर्ट होता है, उसको हम फ्रैटर्निटी बोलते हैं। तो ये इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रैटर्निटी के वैल्यूज़ ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने पूरे वर्ल्ड को दी। इन वर्ल्ड हिस्ट्री, among the political revolutions, the American War of Independence and French Revolution have very important place. यानी कि जब भी हम कभी अगर वर्ल्ड की हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें ये जो अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस है और ये जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, इसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इन दी वर्ल्ड हिस्ट्री। नाउ वी आर सीइंग द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन. In the latter period of 18th century, there were many technological innovations in the Europe.
अभी जैसे जैसे मॉडर्न पीरियड आगे बढ़ते जा रहा था वैसे वैसे नए नए इनोवेशंस हो रहे थे, डिस्कवरीज हो रही थी, जोग्राफिकल डिस्कवरीज हो रही थी, साइंटिफिक वे में डिस्कवरीज हो रही थी, आर्ट में इनोवेशंस हो रहे थे। तो ये इनोवेशंस कहीं ना कहीं पे टेक्नोलॉजी में भी होते जा रहा था और यूरोप अभी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन का फेज देख रहा था। देयर वॉज प्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ मशीन्स रनिंग ऑन द स्टीम। ये टेक्नोलॉजी अभी इतनी डेवलप हो चुकी थी कि उनके पास ऐसी मशीन्स थे जो स्टीम पे चलते थे। स्टीम्स कहाँ से क्रिएट होता है? एयर से। तो ऐसी मशीन्स इनोवेट हो गई थी, डिस्कवर हुई थी जो स्टीम पे चलती थी। द कॉटेज इंडस्ट्रीज वेयर रिप्लेस बाय द बिग फैक्ट्रीज। कॉटेज इंडस्ट्री मतलब ऐसे छोटी छोटी इंडस्ट्रीज जो किसी के घरों में चलती है, किसी के घरों में या फिर छोटी सी जगह पे प्रोडक्शन लेते थे। ऐसी इंडस्ट्रीज की जगह अभी बिग फैक्ट्रीज ने ले ली थी, यानी कि अभी उनका मैन पावर भी बढ़ गया था। अगर कोई 2 वर्कर्स मिलके काम करते थे, वहाँ पे पूरी वर्कर की टीम मिलके बिग फैक्ट्रीज बढ़ने लगी थी। मशीन्स केम टू बी यूज इंस्टीड ऑफ हैंडलूम्स, यानी कि जो हैंडलूम्स होती है, जो मैन्युअली ऑपरेटेड लूम्स होते हैं, लूम्स पर्टिकुलरली उन ऑपरेटर्स को बोला जाता है वो फैब्रिक्स और टेक्सटाइल्स में यूज़ होने वाले जो ऑपरेटेड मशीन्स होती हैं उनको लूम्स बोला जाता है। तो वो जो मैनुअली ऑपरेट होने वाली हैंडलूम्स थे वो उनकी जगह किसने ले ली थी? मशीन्स ने ले ली थी। रेलवे एंड स्टीमर बिकम द मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में भी डेवलपमेंट आ चुका था और ट्रांसपोर्टेशन के मीडिया कौन बने थे? रेलवे और स्टीमर। जो स्टीम पे चलने वाले इंजिन्स बने थे उसको बोलते हैं स्टीमर। द एज ऑफ मशीन्स बिगैन एंड दैट इज नोन एज द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। तो इतने सारे जो डेवलपमेंट्स हुए, कॉटेज इंडस्ट्री की जगह बिग इंडस्ट्रीज आई थी, मशीन्स की हैंडलूम्स की जगह मशीन्स ने ले ली थी। तो ये सब चीज़ों को हम बोलेंगे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बिगैन इन इंग्लैंड एंड देन स्प्रेड इन अदर पार्ट ऑफ द वेस्ट। तो ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बेसिकली यूरोप में और इंग्लैंड में स्टार्ट हुआ और उसका जो डायरेक्शन था डेवलपमेंट का वो वेस्ट के तरफ था। ड्यूरिंग दिस पीरियड इंग्लैंड एंजॉयड इंडस्ट्रियल प्रॉस्पेरिटी एंड केम टू बी डिस्क्राइब्ड एज वर्ल्ड फैक्ट्री। तो सबसे पहले ये जो टेक्नोलॉजीज इनोवेशंस हुई, इनोवेशंस इसका जो हुआ वो कहाँ पे हुआ? यूरोप में हुआ, बेसिकली इंग्लैंड में हुआ। और फिर इंग्लैंड से वो आगे बढ़ते गया, वेस्ट की तरफ बढ़ते गया। तो जो सक्सेस सबसे पहले मिला वो किसको मिला? इंग्लैंड को मिला। इसलिए वो प्रॉस्पेरिटी था, वो सक्सेस तो जो था वो कौन एंजॉय कर रहा था? इंग्लैंड एंजॉय कर रहा था। और फिर एक इंग्लैंड इंडस्ट्रीज़ का हब बन गया था जिसको हम वर्ल्ड फैक्ट्री के नाम से जानने लगे थे। तो ये था फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बारे में। बेसिकली इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में हमने क्या देखा कि छोटी छोटी फैक्ट्रीज की जगह, कॉटेज इंडस्ट्री की जगह किसने ली थी? बिग इंडस्ट्रीज ने ले ली थी। और जो जो मशीन्स थे वो हैंडलूम्स को रिप्लेस करने लगे थे। और फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हमने देखा कि इन सब लोगों ने मोनार्ची और फेडरलिज्म के अगेंस्ट में जाके एक खुद का रिपब्लिक एस्टैब्लिश किया जिसको हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। सो वी आर गोइंग टू स्टॉप हियर एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।